हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चंस चैनल में। तो दिस चैनल इज बेस्ड एज सोन इज नेम एज सोन इट्स नेम लाइक ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइट। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको कि चैनल का नाम है केवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो टीजीटी इंग्लिश के लिए दिख रहा है। आज मैंने एक पीटी का पार्ट एक अपलोड किया है, अभी पार्ट 1 अपलोड किया है, दूसरा पार्ट भी अपलोड हो जाएगा। तो जो जो पीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको सॉल्व करें। दूसरा 50 क्वेश्चंस का पार्ट अपलोड हो जाएगा, जिससे कि आपको एक एक प्रैक्टिस पेपर आज मिल जाएगा। कल नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर आता है आपके पास, ठीक है। तो अभी हम इंग्लिश का प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टीजीटी का, ठीक है। तो डिले ना करते हुए फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट इट। और भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो, देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करने में क्यों इतनी कंजूसी है आप लोगों की। चैनल सब्सक्राइब करते रहिए और क्वेश्चंस भी पढ़ते रहिए। और जो जरूरी नहीं है, इफ यू आर डूइंग समथिंग व्हाइल वर्किंग यू कैन लिसन वीडियो, दैट्स इट, ओके। चलिए 13 क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चन पैसेज से रिलेटेड थे वो मैंने हटाए हैं इसके, ठीक है। बट आप केवल जो ग्रामेटिकल और लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करा रही हूँ, पैसेज भी करवा दूंगी। अनलेस यू डू अनलेस यू डू एज आई टेल यू और यू विल रिग्रेट इट। विच टाइप ऑफ सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कंपाउंड या नन ऑफ दीज? किस टाइप का सेंटेंस है ये बताना है आपको। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है? किस टाइप का सेंटेंस है ये बताना है आपको। बताइए। अनलेस यू डू, तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। 13 का कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, बताइए। तो 13 का ए ऑप्शन, ये क्या है, सॉरी, 13 क्वेश्चन में हमको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो ए ऑप्शन इसका हमारा सही होगा। अनलेस यू डू एज आई टेल यू और यू विल रिग्रेट इट। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और दूसरी क्या होती है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और दूसरी क्या होती है, दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। दूसरी क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। वहीं पर कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि एक कोऑर्डिनेट क्लास होती है, एक कोऑर्डिनेट क्लास होती है और एक मेन क्लॉज होती है। एक मेन क्लॉज होती है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, ठीक है। यानी कि इनमें क्या होते हैं, दोनों सेंटेंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, बट इसमें क्या होते हैं कि दोनों सेंटेंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। यही बताते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आई होप समझ आ रही होगी आपको कि ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लॉज, कंपाउंड उपयुक्त, सॉरी, 13 में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज और एक क्या है, एक प्रिंसिपल क्लॉज एक ही होती है। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है, एक ही होती है। और जो कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो मोर देन वन भी हो सकती है। और नाउन क्लॉज, एग्जेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज होते हैं। अनलेस यू डू, जब तक तुम, अनलेस यू डू एज आई टेल यू, जैसा मैंने कहा है तुम वैसा करते हो, और यू विल रिग्रेट इट, या तुम माफी, रिग्रेट इट, तुम इस बात के लिए रिग्रेट होगे, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट है टिक द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। द गंगा राइसेस फ्रॉम द हिमालयाज। द गंगा राइसेस फ्रॉम द हिमालयाज। द गंगा राइसेस फ्रॉम द हिमालयाज। द गंगा राइसेस फ्रॉम द हिमालयाज।
तो अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। तो मुझे तो बी और डी सेम ही लग रहे हैं, तो 14 का बी ऑप्शन करेक्ट है। बी में इसलिए करेक्ट है क्योंकि ये और ये दोनों प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है। तो 14 का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं 15 में। टिक द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंसेस। दे इन्वोक्ड गॉड्स हु ब्लेस्ड देम। They invoked gods who blessed them. They invoked gods who blessed them. They invoked gods who blessed them. So which option is correct? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। तो इसमें भी बी ऑप्शन ही करेक्ट होता है, सही पंचुएटेड है। द वाइसेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट इज सेड ऑफ डेफो, मिल्टन, बेकन एंड ड्राइडन। तो ये बेकन के लिए कहा गया है, और किसने कहा है ये बेकन को? अलेक्जेंडर पॉप ने। किसने कहा है? अलेक्जेंडर पॉप ने कहा है बेकन के बारे में कि वो वाइसेस्ट, ब्राइटेस्ट और मीनेस्ट थे। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ प्ले इज ट्वेल्थ नाइट। व्हाट काइंड ऑफ प्ले each twelfth night? A comedy, a tragedy, tragic comedy, या none of these? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है बताइए। 17 का विच ऑप्शन इज करेक्ट? अ कॉमेडी। ट्वेल्थ नाइट इज अ रोमांटिक कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर। एज यू ऑल नो कि विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है ट्वेल्थ नाइट, एंड बिलीव्ड to have been written around 1601 से 1602 के अराउंड में ट्वेल्थ नाइट लिखी गई एक रोमांटिक कॉमेडी है। ठीक है, क्या है? रोमांटिक कॉमेडी है, और डिस्गाइज्ड होते हैं लोग इनके प्ले में। मतलब कि वॉयला होती है, वो सिजेरियो का रूप रख लेती है, और सेबेस्टियन जो इसका भाई होता है वो और रूप रख लेता है ट्वेल्थ नाइट में। इस तरीके की कहानी है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी सॉन्ग्स आर संग बाय द क्लोन इन ट्वेल्थ नाइट। हाउ मैनी सॉन्ग गाए हैं क्लोन ने के द्वारा ट्वेल्थ नाइट में। क्लोन जो है वो किस में है? ट्वेल्थ नाइट में है। कितने सॉन्ग गाए गए हैं? तो इसका फोर सॉन्ग्स आर संग बाय द क्लोन इन द ट्वेल्थ नाइट, राइट। 19 question. Shakespeare's tragedy is mainly a story of a family, country, person and society. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? फैमिली। शेक्सपियर की ट्रेजिडी में मेनली जो स्टोरी है वो फैमिली पे ही रिलेटेड है। 20 क्वेश्चन। शेक्सपियर डाइड ऑन 27 अप्रैल, 23 अप्रैल। तो ये तो तीनों ही गलत है। 23 अप्रैल 1616 में ये डाइड हुए थे। ड्रामेटिक 21 क्वेश्चन। Dramatic irony is a device having one meaning, double meaning, no meaning, many meaning. I think it has a double meaning. ठीक है, तो ड्रामेटिक आयरोनी क्या है? ये एक फॉर्म ऑफ आयरोनी है, और इट इज़ अ बोथ लिटरेचर एंड थिएटिकल डिवाइस। ये लिटरेचर डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस भी है, और ये थिएटिकल में भी परफॉर्म होती है, तो थिएटिकल डिवाइस भी है। इन विच द रीडर और ऑडियंस नोज मोर देन द करेक्टर्स, जिसमें कि रीडर और ऑडियंस जानते हैं मोर देन द करेक्टर्स, करेक्टर से भी ज़्यादा। दे आर फॉलोइंग। आयरनी कैन बी कैटेगराइज्ड। डिफरेंट टाइप में आयरनी कैटेगराइज्ड होती है। एक तो होती है वर्बल आयरनी, एक क्या होती है? वर्बल आयरनी होती है। एक होती है ड्रामेटिक आयरोनी। ठीक है, वर्बल आयरोनी, ड्रामेटिक आयरोनी। एक है सिचुएशनल आयरोनी। ये सारे आयरोनी को डिवाइड किया गया है। ठीक है, सिचुएशनल आयरोनी आर ऑफन यूज्ड फॉर एम्फेसाइज इन द असर्शन ऑफ ट्रुथ। सिचुएशनल आयरोनी क्या होती है? ये एम्फेसाइज करती है ट्रुथ के असर्शन में, मतलब इम्फेसाइज इन द असर्शन ऑफ अ ट्रुथ। ट्रुथ का असर्शन को इम्फेसाइज करती है सिचुएशनल आयरोनी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, पुट द ऑड वन आउट। चलिए पूरा दिखा देते हैं। 22 क्वेश्चन। पुट द ऑड वन आउट क्या है? पुट द ऑड वन आउट। एज यू लाइक इट, मैकबेथ, ओथेलो एंड
जूलियस सीजर। तो मैकबेथ ओथेलो तो इनकी ट्रेजेडी है। ऑड वन को आउट करना है। एज यू लाइक इट और जूलियस सीजर रोमन प्ले है। ओथेलो सिंथियो के किससे लिया गया है? मैकबेथ का सोर्स हॉलिन्स क्रॉनिकल्स है। किंग लियर का सोर्स भी हॉलिन्स क्रॉनिकल्स है। और हैमलेट का जो सोर्स है वो क्या है? सेक्सो ग्रामेटिकस जो है वो इसका सोर्स है। सेक्सो ग्रामेटिकस। ठीक है। अब इसमें आउट करना है तो 22 में जो है ए ऑप्शन है आउट हो जाएगा। ये एक पेस्टोरल कॉमेडी है। बाकी तीनों क्या हैं? एक ट्रेजेडी प्ले है। ठीक है। जूलियस सीजर एक ट्रेजेडी प्ले है, लेकिन ट्वेल्थ नाइट एक कॉमिक रोमांटिक कॉमेडी है। और ये एक पेस्टोरल कॉमेडी है। ध्यान रखिए, एज यू लाइक इट एक पेस्टोरल कॉमेडी है। क्या है? पेस्टोरल कॉमेडी। नेक्स्ट लाइन आती, हु इज द स्पीकर ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इन द प्ले? If music be the food of love, play on it. If music be food of love, play on it. ये जो है द above line comes from शेक्सपियर प्ले टाइटल ट्वेल्थ नाइट। इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा सी ऑप्शन करेक्ट। ड्यूक ओरिसिनो ने ये लाइन कही थी ट्वेल्थ नाइट की, और इसको वर्जीनिया वुल्फ ने यूज़ किया है आगे अपने प्ले में। ध्यान रखिएगा, म्यूजिक फूड ऑफ लव वाली जो लाइन है वर्जीनिया वुल्फ ने आगे अपने प्ले में यूज़ की हुई है। ड्यूक ओरिसिनो जो हैं, ओरिसिनो ड्यूक जो होते हैं वो इस लाइन को यूज़ करते हैं। ट्वेल्थ नाइट से लाइन ली गई है। किससे ली गई है? ट्वेल्थ नाइट से। म्यूजिक फूड ऑफ लव वाली लाइन ट्वेल्थ नाइट से ली गई। टू विच एज शेक्सपियर बिलोंग्ड? एवरीबडी नोज वेरी वेल, एलिजाबेथन एज। राइट, 24 का डी। शेक्सपियर लिटरेरी करियर इज डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड 1588 टू 1612। तो 25 का आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। जॉन डाउडेन ने इनके इस पीरियड को डिवाइड किया है 1588 से 1612, और इनके इस पीरियड को इनके इस जो 4 भागों में डिवाइड किया गया है इनका ये पीरियड शेक्सपियर का, उस पीरियड को कई नाम भी दिए गए हैं। तो 3 राइटर्स हैं जिन्होंने इनके इस पीरियड को डिवाइड किया है। जॉन डाउडेन है जॉन डाउडेन मोस्टली हैं जिन्होंने इनके पीरियड्स को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है। जिन्होंने इनके पीरियड्स को किसमें? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जॉन डाउडेन है, और भी कई ऐसे प्ले हैं। विलियम जे लॉन्ग भी हैं जिन्होंने डिवाइड किया है। ठीक है, विलियम जे लॉन्ग भी हैं, और विलियम जे लॉन्ग ने सबसे पहला पीरियड जो डिवाइड किया अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन। सेकेंड पीरियड उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 1595 के 1600 के दौरान इनका जो पीरियड है वो रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था। 1598 से 95 तक 88 से 95 तक जो था अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन था, रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था। ग्लूम एंड डिप्रेशन में कब आ जाते हैं? 1600 से 1607 तक ये ग्लूम एंड डिप्रेशन में रहते हैं, दुखी रहते हैं। और 1607 से 12 तक जो है अ पीरियड रिस्टोरेड सीरेनिटी काम आफ्टर स्टॉर्म, मतलब इनको शांत रहना पड़ता है। काम आफ्टर स्टॉर्म वाला इनका पीरियड ये स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से 4 पीरियड्स में विलियम जे लॉन्ग ने भी डिवाइड किया है। ठीक है। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन, शेक्सपियर हीरोज हैव अ ट्रेजिक फ्लॉ कॉल्ड। शेक्सपियर के हीरो जो ट्रेजिक फ्लॉ करते थे उसको क्या कहा जाता था? तो जो ट्रेजिक फ्लॉ करते थे उसको हमर्शिया कहा जाता था। कैथारसिस परगेशंस ऑफ इमोशंस को कहा जाता था। ठीक है, कैथारसिस किसको कहा जाता था? परगेशन ऑफ इमोशंस। तो बी ऑप्शन करेक्ट होता है, और ये एक ट्रेजिक का ही पार्ट है, मतलब ट्रेजिक का ही एक करेक्टरिस्टिक्स है ट्रेजिडी की, हमर्शिया। द वर्ड ट्रेजिक फॉल इज टेकन फ्रॉम अ ग्रीक कॉन्सेप्ट। ये ग्रीक कॉन्सेप्ट से ट्रेजिक फ्लॉ एक टर्म लिया गया है, ग्रीक कॉन्सेप्ट का टर्म है। ग्रीक कॉन्सेप्ट ऑफ हमर्शिया यूज्ड बाय ग्रीक फिलोसफर। ग्रीक फिलोसफर कौन हो सकते हैं? अरस्तु जो ग्रीक फिलोसफर थे उन्होंने ये टर्म जो है हमर्शिया यूज़ किया है
It refers to personality traits of the protagonist that leads to his downfall due to the personal defect of करेक्टर। जब किसी भी प्रोटैगनिस्ट का जो डाउनफॉल चलने लगता है ना, तब वो कहते हैं, हेमर्शिया का टर्म इन्होंने अरस्तु ने ट्रेजिक फ्लॉ की तरह यूज किया है। करेक्टर इज डेस्टिनी इज जस्टिफाइड बाय शेक्सपियर, क्योंकि शेक्सपियर ने अपने प्ले में करेक्टर को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखा और अरस्तु ने प्लॉट को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखा है। तो 27 का आंसर हो जाएगा शेक्सपियर। शेक्सपियर ऑन होल रोट शेक्सपियर ऑन द होल रोट 30 प्ले, 37 7 137, तो 28 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट आता हाउ मैनी सोनेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, 154 सोनेट। ये तो सब बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, डोंट वरी। आफ्टर फिनिश 4 या 5 प्रैक्टिस सेट, आई विल मतलब आई विल टीच यू, कह सकते हैं थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए आएंगे। तो सोल ऑफ द एज द अप्लॉज आई डिलाइट, हु सेड दिस लाइन फॉर शेक्सपियर? जॉन बेन जॉनसन ने सोल ऑफ द एज द अप्लॉज आई डिलाइट, ये लाइन बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के लिए यूज की है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय शेक्सपियर? पेरिक्लस, सिम्बलिन, ट्रायलस एंड क्रिसीडा, ऑल ऑफ दीज, ये सारे कुछ भी लिखे हैं किसने? विलियम शेक्सपियर ने। द डार्क फ्लावर, गर्ल्सवर्थी इज अ कॉमिक प्ले, लव ड्रामा, ट्रेजिक प्ले, अ लव नॉवेल, तो इनका ये है एक ट्रेजिक अ लव नॉवेल है। डार्क फ्लावर क्या है? 32 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इट इज़ अ लव नॉवेल। अ डार्क फ्लावर क्या है? ये एक लव नॉवेल है, पब्लिश्ड इन 1913, जो 1913 में पब्लिश्ड हुआ। मार्क लेमन जो है इसके हीरो थे। डार्क फ्लावर के कौन हीरो था? मार्क लेमन। मार्क लेमन कौन थे? प्रोटैगोनिस्ट थे। इज द हीरो ऑफ द नॉवेल। मार्क लेमन डार्क फ्लावर के क्या थे? हीरो थे। मार्क लेमन कौन थे? डार्क फ्लावर के हीरो थे। मार्क लेमन डार्क फ्लावर के हीरो थे। और ये एक इट इज़ अ लव नॉवेल रिटन इन 1913। ठीक है। द नॉवेल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। डार्क फ्लावर कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 3 पार्ट्स में डिवाइड है। स्प्रिंग, समर और ऑटम 3 मौसम में डिवाइड है। द डार्क फ्लावर स्प्रिंग मौसम में, ऑटम मौसम में डिवाइडेड है और समर सीजन में। 3 सीजन में डिवाइड है, स्प्रिंग, ऑटम और समर सीजन में। द डार्क फ्लावर डिवाइडर एक लव नॉवेल है और मार्क लेमन इसके हीरो हैं। ठीक है, 3 बातें ध्यान रखिएगा। 1913 में ये पब्लिश्ड हुआ है। राइट, इतनी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, कोई डाउट नहीं? डाउट है। चलिए, द बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर वॉज डन आफ्टर 1603, आफ्टर 1612 नहीं, बिफोर 1601 नहीं, बिफोर 1595 नहीं। तो मेरे हिसाब से आफ्टर 1603 जो अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है वो यही होगा। नेक्स्ट है 34, विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623 बाय हेमिंग एंड कॉन्डेल? पेरिक्लस जो है वो इनका फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन में प्रिंट नहीं हुआ था, ओमिटेड हो गया था। दिस कंटेन 36 ऑफ द 37 प्ले। कितने प्ले थे उसमें? 36 प्ले थे। शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में 1623 एंड सेकेंड फोलियो 1632 में आया था एंड थर्ड फोलियो 1663 में। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन में आते हैं। विच वन इज़ द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडीज? तो सभी को पता है होकम जो है वो इसका ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन 35 का सही है। हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड? मिल्टन ने कहा है शेक्सपियर को स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। शेक्सपियर के बारे में मिल्टन ने लिखा है ये। और ये जो स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड कौन सी पोयम में ये लिखा है? एल एलिग्रो जो पोयम है उनकी, एल एलिग्रो, उसमें ये लाइन मिल्टन ने लिखी है शेक्सपियर के बारे में। और तभी 4 बार स्पेंसर का वर्णन किया है शेक्सपियर ने अपने वर्क में। 3 बार जो एक्सप्लेन किया है किसके बारे में मिल्टन ने एक्सप्लेन किया है? स्पेंसर। शेक्सपियर का 1 बार शेक्सपियर का एक्सप्लेन किया है और 3 बार वर्ड्सवर्थ का, शायद से नहीं वर्ड्सवर्थ का नहीं। तो ये अच्छा, ये एक्सप्लेनेशन जो है किया है वर्ड्सवर्थ ने, सॉरी,
ये एक्सप्लेनेशन वर्ड्सवर्थ ने किया है अपने वर्क में, ठीक है। तो ये जो लाइन कही है ये मिल्टन ने कही है लाइन शेक्सपियर के लिए। एल एलिग्रो इनका एक वर्क है उसमें इस लाइन की जिक्र किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। हर्मिया इज अ करेक्टर इन शेक्सपियर विच प्ले मिडसमर नाइट ड्रीम्स। 37 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और इस हर्मिया में जो हर्मिया है इसके फादर का नाम क्या होता है, तो इस फादर का नाम होता है इगुअस। इगुअस जो है वो फादर का नाम होता है। और हर फादर चूज डिमेट्रियस एज हर हस्बैंड। उसके फादर चूज करते हैं किसको, डिमेट्रियस को। किसके लिए चूज करते हैं, हर्मिया के लिए। तो हर्मिया का हस्बैंड होता है डिमेट्रियस। और इग्यूस कौन होता है, इग्यूस होता है फादर किसका, इग्यूस फादर होता है हर्मिया का। हर्मिया का फादर होता है। एंड सी क्लोप्स विद हर लवर लेसेंडर, बट क्या होता है वो अपने लवर लेसेंडर के साथ भाग जाती है। लेसेंडर करेक्टर मिडसमर नाइट्स ड्रीम में है। लेसेंडर करेक्टर किसमें, मिडसमर नाइट ड्रीम से। वन ऑफ द कोटेबल लाइन्स ऑफ दिस कॉमेडी, इस प्ले की एक कोटेबल लाइन है। जो लाइन क्या है, दिस कोर्स COUR, दिस कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ, डिड रन डिड रन स्मूथ। ये लाइन जो है बहुत मोस्ट पॉपुलर नोटेबल लाइन है। दिस कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर लाई run smooth. This course of true love never did run smooth. This course of true love never did run smooth. मतलब ये बिल्कुल सही कहा गया है कि लव प्यार जो होता है वो कभी स्मूथली रन नहीं करता। सही कहा गया है, कभी नहीं प्यार स्मूथली रन करता है। दिस कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथली। तो मिड समर नाइट ड्रीम में ये बात कही गई है। हर्मिया जो है इक्वस की बेटी है और डिमेट्रियस से इक्वस चूज करता है डिमेट्रियस को हर्मिया के लिए, लेकिन हर्मिया लिसेंडर के साथ भाग जाती है। नेक्स्ट है 38 द लाइन दिस इज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल इज ब्रूटस कैसियर क्लियोपैट्रा एंड एंटोनियो। दिस इज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल। 38 का एंटोनियो। द अबव मेंशन लाइन इज सेट बाय मार्क एंटोनी इन द प्लेस जूलियस सीजर में ये लाइन कही जाती है इन द एक्ट 5 सीन 5 में। एक्ट 5 सीन 5 में कि दिस इज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम किसमें कही जाती है ये लाइन, जूलियस सीजर में। किसमें कही जाती है, जूलियस सीजर में ये लाइन जो है वो कही जाती है। दिस इज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, एक्ट 5 सीन 5 में। एट द डेथ ऑफ ब्रूटस, ब्रूटस की डेथ पर ये लाइन कही जाती है। सम फेमस लाइन ऑफ द प्ले आर, सब कुछ फेमस लाइंस और भी हैं इसकी जो हम आपको डिक्टेट कर देते हैं जूलियस सीजर की, जिसने मोस्टली पॉपुलर लाइन है नोटेबल, कवर्डिस डाई मैनी टाइम्स बिफोर दियर डेथ। और ये लाइन एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड से ली गई है। कौन सी, कवर्डिस डाई वाली जो लाइन है, कवर्डिस कावर्ड डाई मैनी टाइम बिफोर दियर डेथ, ये लाइन एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड से ली गई है। एम्बिशन शुड बी मेड ऑफ स्टर्नर स्टफ, ये भी जूलियस सीजर की ही लाइन है। एम्बिशन एम्बिशन शुड बी एम्बिशन शुड बी मेड ऑफ स्टर्नर स्टफ, मेड ऑफ स्टर्नर स्टफ। दीज लाइन रिलेटेड टू जूलियस सीजर, दीज लाइन रिलेटेड टू जूलियस सीजर। और ये लाइन जो है कवर्डिस डाई मैनी टाइम एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड, और दिस इज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम, दीज लाइन एक्ट 5 सीन 5 से ली गई है। 39 द पीरियड बिटवीन 1700 to 1745 इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड अगस्टन एज। 39 का बी ऑप्शन करेक्ट होता है, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं, एज ऑफ पोप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एज ऑफ पोप भी कहते हैं। और आफ्टर दैट 1745 से 1798 तक एज ऑफ सेंसिबिलिटी चलती है। नेक्स्ट है हमारा 40 क्वेश्चन है द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड इज कॉल्ड। जो अनब्रोकन फ्लो हो जाता है विचारों का, अवेयरनेस इन वेकिंग माइंड इज कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, निगेटिव कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव रिलेटिव या इपिफैनी। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता है जब इमोशंस और थॉट
का अनब्रोकन फ्लो हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ प्रोलिटेरियन नॉवेल। प्रोलिटेरियन नॉवेल की थीम क्या होती है? वेरियस एरिस्टोक्रेटिक क्लास, वर्किंग क्लास या मिडिल क्लास। तो प्रोलिटेरियन नॉवेल इज काइंड ऑफ social novel and concerned with the miseries of the working class। प्रोलिटेरियन नॉवेल जो है वर्किंग क्लास नॉवेल का एक्सप्लेनेशन इसमें किया गया है, जो कि वरीड होते हैं किस बात के लिए? वर्किंग क्लास की माइजरीज जो उन पर बीत रही, उनकी दयनीय कंडीशन होती है उस पर। और ये प्रोलिटेरियन नॉवेल सोशल नॉवेल है बेस्ड ऑन वर्किंग क्लास नॉवेल। 42 मिल्टन वॉज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652 और व्हाट वाज इवेंट इन पेक्यूलियर इन द ईयर। कौन सा इवेंट और हुआ था? हिज वाइफ डाइड। इनकी जो पहली वाइफ थी मैरी पॉल, उनकी डेथ हो गई थी। 42 का ऑप्शन बी करेक्ट होता है। मिल्टन वॉज बोर्न इन ब्रेड स्ट्रीट लंदन इन द ईयर 1608। 9 दिसंबर 1608 को इनका जन्म हुआ था। 9 दिसंबर 1608। बट इनकी जो फैमिली है ऑक्सफोर्ड शायर से बिलोंग करती थी और ही डाइड ऑन 1674 इन लंदन। नेक्स्ट है हमारा नेचर नेवर डाई बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। दीज लाइन एग्जिस्ट इन टिंटरनबे, माइकल, इमोरलिटी, ओड या ओड टू ड्यूटी। तो 44 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। और ये टिंटरनबे लास्ट बैलेड, जो लैरिकल बैलेड आया था विलियम वर्ड्सवर्थ का, उसकी लास्ट पोयम जो है वो टिंटरनबे है, जो कि 1798 को पब्लिश हुआ था। टिंटरनबे लास्ट पोयम और फर्स्ट पोयम है कॉलरिज की द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर। द राइम ऑफ एंशियंट जो मैरिनर है वो लास्ट पोयम है लैरिकल बैलेड, फर्स्ट पोयम है लैरिकल बैलेड्स की। और लास्ट है टिंटर्न एबे एंड दीज लाइन रिलेटेड टू टिंटर्न एबे। ठीक है। he says to his sister to have company with nature which is true companion and lead to every heart। the another line जो इसकी important है ode is the other line of this ode the still sad music of humanity। ये ओड की लाइन है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा 45। ओहो 45, अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ 45। व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ लॉरिएटेड। पोएट लॉरिएटेड कब हुए थे? 1643 में पोएट लॉरिएटेड हुए थे। 45 का सी ऑप्शन, ऑन द डेथ ऑफ रॉबर्ट साउदी। ठीक है, रॉबर्ट साउदी। और विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है उनको बना दिया गया था, सक्सीड किया था विलियम वर्ड्स रॉबर्ट साउदी को। इन विच ईयर द प्रील्यूड वाज पब्लिश्ड? 1850 आफ्टर पोस्टुमस ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। 46 का आंसर है। 47 विच प्ले ऑफ शेक्सपियर कैन बी क्लासिफाइड एज जॉयस ऑफ सनी कॉमेडी। शेक्सपियर के किस प्ले को जॉयस ऑफ सनी कॉमेडी कहा गया? एज यू लाइक इट, मच अडू अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट। 47 का ट्वेल्थ नाइट है वो जॉयस ऑफ सनी कॉमेडी कहा जाता है, क्योंकि एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप ऑफ कॉमेडी है एंड दैट इज अ वेरी अम्यूजिंग एंड चार्मिंग प्ले, सनी एंड ऑलवेज अम्यूजिंग, ऑलवेज अम्यूजिंग, इसीलिए इसको रोमांटिक, ट्वेल्थ नाइट को रोमांटिक कॉमेडी भी कहा जाता है। चलिए, हु कॉल्ड ड्राइडन द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। किसने कहा है ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म? जोसेफ एडिशन, डॉक्टर जॉनसन, एस टी कोलरिज, टी एस इलियट। आई थिंक बी ऑप्शन करेक्ट है। डॉक्टर जॉनसन ने कंसीडर किया है ड्राइडन को एज अ फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म ड्यू टू हिज डेडिकेशन एंड कंट्रीब्यूशन फॉर लिटरेरी क्रिटिसिज्म वर्क। उनके डेडिकेशन और कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म में दिए हैं। 49 हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक। ये किसने दिया है? आर्ट फॉर आर्ट सेक, ये कॉन्सेप्ट दिया है वॉल्टर पैटर ने। 49 का बी ऑप्शन करेक्ट होता है। एस्थेटिज्म मूवमेंट आया था उसमें, और प्री रेपेटाइल मूवमेंट था, वो भी पेंटिंग से ही रिलेटेड था, जो कि 19th सेंचुरी में आया था। और 18th सेंचुरी में एस्थेटिक मूवमेंट्स आया था। नेक्स्ट है पोप्स रेप ऑफ द लॉ की सटायर ऑन फैमिली ट्रेंड, फैशन ऑफ गोइंग टू क्लब्स, कंटेम्प्रेरी एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। तो 50 का ऑप्शन डी करेक्ट होता है, contemporary of aristocratic society। How many drama unity were recommended by the Greeks? 3 unity, unity of time, place and action।
और गिवन बाय ग्रीक फिलोसोफर अरस्तु। ठीक है, चलो। विच नॉवेल ऑफ हेमिंगे won him द नोबेल प्राइजेस फॉर द लिटरेचर? द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए इनको प्राइज ऑफ लिटरेचर मिला था। निजी मैजिकल प्ले नलिनी इज क्या है? नलिनी कॉमेडी है, ट्रेजेडी, रोमांस या हिस्टोरिक प्ले? तो 53 का बी ऑप्शन करेक्ट होता है। नलिनी जो है वो एक ट्रेजेडी है, बाय निजी मैजिकल के द्वारा प्ले है नलिनी, एक ट्रेजेडी। स्ट्रॉप, एंटी स्ट्रॉप एंड इपोड आर द कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ पिंडारी कोड, हॉरेटन सोफेक्लियन कोरस या सिचिलियन कोरस? तो आई थिंक इट इज रिलेटेड टू पिंडारी कोड। ठीक है, स्ट्रॉप, एंटी स्ट्रॉप एंड इपोड। whom डज मिल्टन accuse in? किसको मिल्टन एक्यूज करते हैं इन पैराडाइज लॉस्ट में? एज अ सटन और बेलियन, फ्लोन विद इंसोलेंस एंड वाइन, द एंग्लिकन क्लर्गी, द कैवेलियर पोइट, द अपोनेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ, ऑल ऑफ अबव? तो 55 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ अबव ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है वन ऑफ द बेस्ट प्ले द टेम्पेस्ट इज द लास्ट ऑफ शेक्सपियर प्ले, ही वॉज इंस्पायर्ड टू राइट इट बाई विच इंसिडेंट? जो सिंकिंग ऑफ अ सिप हो जाता है, यानी सिप रेकन जो हो जाता है, उससे इंस्पायर्ड होके इन्होंने ये प्ले लिखा था। तो 56 या द डिफीट ऑफ परमाणा, रिटर्न ऑफ द सेलर ऑफ अ शिप दैट हैज डिसअपियर्ड? यही वाला ऑप्शन करेक्ट है। रिकलेक्ट रोमियो एंड जूलियट एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज माई फोर डेप्थ्स? तो 57 का ऑप्शन जो करेक्ट होगा सी, दैट ही लव्ड जूलियट हु वॉज द डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ हिज फैमिली। दैट ही लव्ड जूलियट हु वॉज द डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ हिज फैमिली। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होता है इसका कि रोमियो एंड जूलियट ने किस स्टेट ऑफ मीनिंग माई लाइफ इज माई फोर डेप्थ, इसका मतलब क्या होता है कि ही लव्ड जूलियट, वो प्यार करता है जूलियट से, हु वॉज द डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ फैमिली। मतलब माई फो मतलब दुश्मन की बेटी थी रोमियो, लेकिन फिर भी जूलियट क्या है, उससे प्यार करता था। माई लाइफ इज माई फो। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन इपिक? पैराडाइज लॉस्ट जो है वो एक इपिक था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 59। हु पजेसेस द नेचुरल सिंप्लिसिटी ऑफ वर्ड्सवर्थ, द फैंटेसी ऑफ कॉलरिज एंड द मेलोडी ऑफ कीट्स एंड सैली एंड द नरेटिव विगोर ऑफ स्कॉट? तो हु पजेसेस, किसने पजेस किया था फैंटेसी ऑफ कॉलरिज? तो 59 का अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो हैं उन्होंने पजेस किया था ड्रीमेनियस ऑफ स्पेंसर, सिंप्लिसिटी ऑफ वर्ड्सवर्थ, फैंटेसी ऑफ ब्लैक एंड कॉलरिज, melody of Keats and Salley and narrative vigor of Byron and Scott. ठीक है। 60 question in Milton there is always an appearance of an effort in Shakespeare's secretly Annian. This remark has been made by 60 क्वेश्चन का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो डी, मैथ्यू अर्नॉल्ड। 60 मैथ्यू अर्नॉल्ड notable works Dover Wees, The Scholar, Gripsy, Thyrsis, Culture and Anarchy, Literature and Dogma. These work are related to Matthew Arnold. 60 क्वेश्चन आपके पार्ट 1 में कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट पार्ट में 60 क्वेश्चन और कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट जो आपका चल रहा था तीसरा कंप्लीट हो जाएगा टीजीटी का। ठीक है, और 3-4 प्रैक्टिस सेट आएंगे। इसके बाद थोड़े क्वेश्चन हाई लेवल वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट के प्रति अपनी बढ़ा पाएंगे, जो कि आपके लिए फ्रूटफुल होगी। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब भी करते रहिए भाई। थैंक यू सो मच गाइस, स्टडी कंटिन्यू रखिए। ओके बाय।